हेलो फ्रेंड्स, एक और अध्याय में आप सभी का स्वागत है। आज अध्याय 28 में हम जानेंगे कि एक सच्चा क्रांतिकारी कैसा होता है। क्या सच्चा क्रांतिकारी सिर्फ ज्वाला से भरा होता है, जिसमें सिर्फ जोश होता है, होश नहीं होता? क्या सच्चा क्रांतिकारी किसी विशेष समुदाय को रिप्रेजेंट करता है कि उसका भला हो जाए और मेरी क्रांति खत्म? क्या सच्चा क्रांतिकारी किसी विशेष धर्म का होता है कि वो किसी विशेष धर्म का उत्थान हो जाए या फिर मैं उसे बचा लूं और मेरी क्रांति खत्म? बिल्कुल नहीं। सच्चा क्रांतिकारी वो होता है जो पूर्णता में विश्वास करता है। सच्चा क्रांतिकारी वो होता है जो पूरे समाज, पूरे देश के बारे में सोचता है और उसे एक प्रेरणा देने की कोशिश करता है कि इस जान से, इस अपनी बॉडी से, अपने शरीर से ऊपर भी कोई चीज़ है जिसे मुझे पाना है, और वो है आज़ादी। आज़ादी सिर्फ इससे नहीं कि कुछ चीज़ों से आज़ादी, हर तरह से आज़ादी, ताकि मनुष्य अपने सारे चीज़ों को पा सके, सारे अधिकारों को पा सके। तो आज ऐसे ही हम एक क्रांतिकारी के बारे में बात करेंगे जिनका नाम है शहीद उधम सिंह। शहीद उधम सिंह की कहानी से हमें क्या सीख मिलती है, इनकी कहानियों से मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। तो सरदार उधम सिंह का बचपन का नाम था शेर सिंह, और बचपन में ही उनके माँ बाप के निधन हो जाता है और उनके चाचा उन्हें पालते हैं, और उनके चाचा भी कुछ दिनों के बाद वो असमर्थ हो जाते हैं पालने में। तो फिर उन्हें पंजाब के एक अनाथालय में भेज देते हैं और वहीं वो रहते हैं। और वहाँ पे रहने के बाद, वहाँ के लोगों के साथ रहने के बाद कुछ दिनों के बाद वो वर्ल्ड वॉर 1 में भारतीय सेना, यानी कि जो अंग्रेज़ों की सेना होती है, उसमें शामिल होते हैं और उसमें काम करते हैं, और कई जगहों पर जाकर वो युद्ध भी लड़ते हैं। और ऐसे ही जीवन चल रहा होता है, और टर्निंग पॉइंट आता है उधम सिंह के लाइफ में 1919 में, जब देश में रॉलेट एक्ट लगाया जाता है, जिसका मतलब था न दलील न वकील, केवल और केवल अंग्रेज उनमें अरेस्ट करते थे। न दलील, न अपील, न वकील। और अरेस्ट करने के बाद वो किसी भी बात को नहीं सुनते थे और लोगों को सजा देते थे। इसमें पकड़े गए थे, गिरफ्तार किया गया था सत्यपाल को और सैफुद्दीन किचलू को, जिसके अगेंस्ट बहुत ही भयावह प्रोटेस्ट हो रहा था। लोग अंग्रेज़ों को मार रहे थे, जहाँ पर देखा जाए वहीं पर क्रांति होने लग गई थी। और इसी बीच आती है 13 अप्रैल 1919 का दिन, जिस दिन वैसाखी रहती है और लोग जालियांवाला बाग में प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं शांतिपूर्ण रूप से। वहाँ पे उधम सिंह और उनके दोस्त जो अनाथालय में रहते हैं, वो लोग उनको पानी पिलाने का सेवा काम कर रहे होते हैं, और अचानक से जनरल ओडायर वहाँ पर गोलियाँ चलवा देता है। आप समझ सकते हैं, जब आप कभी जालियांवाला बाग जाएंगे तो वहाँ पे आपको लाखों गोलियाँ के निशान मिलेंगे, और देखने के बाद आपको समझ में आएगा कि कितनी मुश्किल हो गई होगी वहाँ के लोगों को वहाँ से निकलना। एक पतली सी गली जिसे बंद कर दिया गया, और उसके बाद लाखों गोलियाँ चली और लाखों बच्चे मारे गए। जान बचाने के चलते लोग कुएं में गिर गए, कूद गए कि कैसे भी जान बचाई जाए। जब जान पे आती है तो किस तरह का सिचुएशन होता होगा, हम नहीं समझ पाते। इन क्रांतिकारियों के बीच उधम सिंह जल्दी से बच जाते हैं, गलती से बचते हैं, और उनका एक ही एम रह जाता है जीवन में कि जनरल ओडायर को उन्हें मारना है। और उसके बाद वो भगत सिंह से बहुत प्रेरित होते हैं, और वो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक पार्टी को ज्वाइन करते हैं, और उनसे बहुत प्रेरित होते हैं, और उनके जैसा ही वो क्रांतिकारी बनना चाहते हैं, और उनसे बहुत प्रेरणा लेते हैं। लेकिन 1927 में जनरल ओडायर की मृत्यु हो जाती है, जिसने ये गोली चलवाई थी। लेकिन उधम सिंह को एक बात पता चलती है कि जो असली गुनहगार है वो जनरल ओडायर नहीं है, बल्कि उसे जो ऑर्डर दिया माइकल ओडायर ने, उसकी गलती है। और उसको मारने के लिए वो लंदन जाते हैं, और लंदन में 1940 में वो माइकल ओडायर को गोली से मारते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात जो उधम सिंह हमें सिखाते हैं वो ये है कि जब उन्हें जब भेजा जाता है अदालत में और वो उनसे उनका नाम पूछा जाता है, तो नाम पता है क्या बताते हैं? राम मोहम्मद सिंह आज़ाद। बिल्कुल, राम मोहम्मद सिंह आज़ाद। ये नाम वो इसलिए बताते हैं कि वो बताना ये चाहते हैं कि ये तीनों धर्म, हिंदू मुस्लिम सिख, ये तीनों के तीनों धर्म
अंग्रेज हुकूमत के खिलाफ हैं और वो उनका रिप्रेजेंटेटिव हैं राम मोहम्मद सिंह आज़ाद यानी कि उधम सिंह। जब तक हम लोग मिलकर नहीं लड़ेंगे तब तक इन अंग्रेज़ों को नहीं भगा सकते, और उनका रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे वो अपना नाम ऐसा बताते हैं। कितनी बड़ी बात है। क्या क्रांतिकारी इतनी छोटी सोच रखते कि वो सिर्फ और सिर्फ ये सोचकर उन पर गोली चला दी होगी कि 1919 में उन्होंने हमारे भाई बंधुओं को मारा होगा। क्रांतिकारी इतनी छोटी सी बात नहीं लेके चल रहे होते 30-40 साल तक। वो बहुत बड़ी सोच के थे। उन्होंने इतना आग पाला अपने अंदर कि उन्होंने लाखों लोगों को मरते अपनी आंखों के सामने देखा। उसमें क्या सिर्फ और सिर्फ सिख भाई थे? क्या कोई विशेष समुदाय के लोग थे? वो भारतीय थे। और उन भारतीयों पे जब गोली चली तो उनसे ये बात सहन नहीं हुई कि हमारे भारतीयों पर ऐसे ही निहत्थे भारतीयों पे गोली चला दी। उनसे वो बहुत चोटिल हुए और उसका आखिरी में परिणाम क्या हुआ? एक ज्वाला की तरह निकले और उन्होंने उसको मौत के घाट उतारा जिसका जिम्मेदारी जिसने ये सब किया था, जिसने ऑर्डर दिया था। तो क्रांतिकारी ऐसे ही कोई नहीं बनता। क्रांतिकारी बनने के लिए दृढ़ संकल्प चाहिए। क्रांतिकारी बनने के लिए एक बहुत बड़ी आग चाहिए, बहुत बड़ा मिशन चाहिए। सिर्फ ऐसे ही छुटभैया क्रांतिकारी नहीं थे हमारे देश को जो आज़ाद करा रहे थे। बहुत बड़ी सोच के थे और बहुत दृढ़ संकल्पी थे। तो हमें इनसे सीखने को क्या मिलता है कि किसी विशेष रिलीजन के लिए हमारे क्रांतिकारी नहीं लड़ रहे थे, किसी विशेष समुदाय के लिए नहीं लड़ रहे थे। वो पूरे देश के लिए लड़ रहे थे, पूरे समाज के लिए लड़ रहे थे, हर एक धर्म के लिए लड़ रहे थे। तो आप हमें एकजुट रहने की ज़रूरत है। हम भारतीय हैं, ये उधम सिंह सिखाते हैं। चाहे कोई भी आ जाए, अगर हमें तोड़ने की कोशिश करेगा तो हमें एकजुट होकर उसी तरह नाम लेना है। राम मोहम्मद सिंह आज़ाद जैसा ही बनकर इस देश को आगे बढ़ाया जा सकता है। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।